आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आपके साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत को, इसकी इफादियत को दोबाला कर रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज, सबसे बढ़कर आप सबकी बहुत सारी मोहब्बतों और अक़ीदत के साथ इस्तकबाल करते हैं हकीम सलमान खान तूर साहब का। पुरतपाक खैरमत। बहुत ज़रा नवाजी, शुक्रिया। आप सबका भी इस्तकबाल है और आपके सवालात के भी हम मुंतज़िर हैं। इस दौरान आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हकीम साहब, जब हम कायनात के वजह तख्लीक़ पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने बेसबब नहीं बनाई, बेवजह नहीं बनाई, कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा। इंसान की तख्लीक़ के पसे पर्दा क्या मकसद रहा होगा? अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक में इंसान को बनाया। तो इंसान और अल्लाह का जो रब्त है, क्या वो कौन सा जज्बा है जो इस तख्लीक़ के पसे पर्दा कार फरमाए? बहुत गहरा सवाल कर दिया आपने। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला को समझने के लिए तो ज़िंदगी काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके जो हमारे पास करम है उसके हिसाब से हम उसे जानते हैं। वाहिद अल्लाह था और कोई भी इतनी बड़ी ताकत, उसका वजूद और जो चाहे कर सकता हो, जो चाहे हो जाए कहने से बस। लेकिन उसको जानता कौन है? जब उसके अलावा कोई नहीं है तो उसको जाने कैसे लोग? तो उसने कितनी किस्म की फरिश्ते बनाए और शैतान भी पैदा हो गया, फरिश्तों में से ही शैतान। अब हमारी जहनियत, इंसानी फितरत आदम जिसे कहते हैं जी। तो जब फरिश्तों ने मना किया, आपने पढ़ा होगा कि तेरी इबादत के लिए हम काफ़ी हैं और ये शर करेगा, फसाद करेगा, तो अल्लाह ताला ने एक ही जवाब दिया था कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। अब ये इंसानी फितरत अल्लाह ताला ने इसमें डाली है, और मीज़ान का मामला ये है कि हमारी नीयतों पर इन्हसार और सारी कमांड अपने हाथ में ले ली। अब मैं जो सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, हो सकता है मैं अदाकारी कर रहा हूँ, लेकिन वो वाकिफ़ है हर चीज़ से, हर किसी से। तो नीयतों पर इन्हसार कर दिया, आदम से गलती करा दी। आदम की क्या मजाल, हव्वा की क्या मजाल। और वो सब, वो गालिब का शेर है ना कि तमाशाए अहले करम देखते हैं। मतलब हम ही को दौलत दे दी और ये कहा कि गरीबों की मदद करो। अब मुझे आजमा रहा है कि ये गरीबों की मदद करता है कि नहीं करता है। दिल दे दिया तड़पने के लिए, औलाद दे दी, मतलब सब कुछ दे के और आजमाता रहता है। पता नहीं, ऐसा लगता है कभी हमारे साथ खेलता है, जैसे हम अपना दिल बहला लेते हैं अपने छोटे नामुर बच्चों से। लेकिन तख्लीक खूब की है और खूब की है। साजिदा साहिबा हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर अपने सिलसिले की गुफ्तगू के यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी बताएं साजिदा साहिबा, क्या सवाल है आपका? साजिदा साहिबा जी बताइए, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी शगुफ्ता साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था। और हकीम साहब से बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले फ़ोन किया था, लेकिन आज फिर से बताना चाहती हूँ कि थायराइड का नुस्खा मैंने 6 महीना लिया था, बहुत आराम मिला। जो थायराइड की वजह से मैं दोपहर से मेरी तबीयत शाम तक बहुत ख़राब रहती थी, मैं उठ नहीं पाती थी खाना खाने के बाद, तो वो अब मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ पूरा दिन माशाल्लाह। और लेकिन थायराइड बाकी है अभी, मुझे लगता है अभी 6 महीना और खाना पड़ेगा मुझे, तो मैं खाऊंगी इंशाल्लाह।
7 साल पहले मैं बीमार हुई तो मालूम हुआ कि थायराइड है, लेकिन और पहले कितने साल से था ये मुझे नहीं पता। पीठ में पखौरा के नीचे से बहुत दर्द हुआ, करवट बदलना भी मुश्किल था। डॉक्टर ने कहा ठंड लग गई है। काफी दिन गुजर गए, फिर जांच हुई तो पेरिकार्डल इफ्यूजन नाम का मर्ज बताया, पेरिकार्डल इफ्यूजन। तो कहा, तो उसका जो इलाज उसने बताया, मैंने इलाज नहीं कराया। तो क्या ये मर्ज थायराइड की वजह से हुआ या ठंड लगने से हुआ? और आपने बताया था नमक जैतून के लिए इस्तेमाल करते, तो क्या इससे फायदा हो जाएगा? बेहतर, ठीक। सुनिए। अच्छा देखिए, कभी भी वैसे मर्ज का नाम तो बताना बेहतर है अगर डॉक्टर ने बताया। कभी भी अपनी तरफ से कोई नाम ना बताएं, डॉक्टर ने नाम बताया। और हकीमों को यह है कि कैफियत बता दें कि क्या होता है। हो सकता है वो रोग, वो मर्ज आपको ना हो जो डॉक्टर ने बताया है या आपको लगता है। हम लोग कैफियत पे चलते हैं। जो आप कैफियत बता रहे हैं कि आपने कहा कमर में दर्द है, तो ठीक है, कमर में दर्द है तो उसका मतलब होता है स्लिप डिस्क। आप अगर कहेंगे कि दर्द जानू में भी आता है या पिंडली में भी आता है, तो इस मर्ज का नाम बदल गया और कैफियत बदल गई। पहले तो सिर्फ डिस्क में आपको प्रॉब्लम थी, अब डिस्क ने किसी रग को दबाने लगी तो वो टांगों में, जानू में, पिंडली में, एक में या दोनों में आने लगा। तो हमें अगर कैफियत बताया करें तो हम लोग मशीनों से भी तेज़ समझ जाते हैं कि आपको क्या मर्ज़ है। तो कैफियत ज़रूर बताया करें। और जो भी मैं नुस्खा आपको बताऊं, जैसे आपको थायराइड में फ़ायदा हुआ या होगा, ऐसे ही उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। कभी भी मैं कोई नुस्खा ऐसा नहीं बताता जो हज़ारों बार का मुजर्रब ना हो, बशर्ते आपको असली दवा मिल जानी चाहिए। फ़ायदा देने वाला अल्लाह है, फ़ायदा मुमकिन है। अयूब साहब से बात करते हैं। हकीम साहब, अयूब खान साहब हमारे साथ राब्ते में एक बार फिर हैं। जी बताएं अयूब साहब। हकीम साहब जी अयूब जी, भाई। जी फरमाइए। जी, मैं वो एसिडिटी के लिए दवा बुक कराया था मैं। फिर तो एसिडिटी के लिए और मैं गैस के लिए और सर का दर्द देता, इसके लिए क्या करना चाहिए? हकीम साहब से बात करना। जी, लेकिन वो एसिडिटी के लिए मैं नुस्खा बताता हूँ, और वो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला 2 गिलास पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया करें। ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है जो 9-10 इमराज में काम आता है, जिसमें एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, मुहासे और बहुत सारे इलाज इससे होते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा कह सकते हैं। जी ताहिरा साहब एक बार फिर राब्ते में हैं। जी ताहिरा साहब बताएं क्या कहना चाह रही हैं आप? हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ज़हे नसीब आज 5 साल के बाद आज अपनी ज़हे नसीब। जज़ाकल्लाह। हेलो जी जी ताहिरा साहब आवाज़ आ रही है? 5 साल के बाद हकीम साहब से मुलाकात का मौका मिला बात करने का। वाकई ज़हे नसीब, ज़हे हाँ, नसीब ज़हे नसीब। वाकई। देखिए ऐसा है कि मैं 5 साल से आपकी दवाओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपसे बुक वगैरह भी ली और आप जैतून का सिरका भी मंगवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। मुझे बीमारी है, अस्थमा है 15-20 साल से, और ये है चर्बी जमा हो गई है जगह जगह, और जनाब अली ये एक ही किडनी है, इसका मुझे इलाज चाहिए। ठीक जी हकीम साहब, बहुत चाहे सारे मसाइल। नसीब आपसे बात हो गई। देखिए, एक तो अस्थमा वाले को सिरका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्द मिजाज होता है, तो सिरका तो आप तर्क कर दें। और जिनको एक किडनी हो उनको पोटेंसी दवा की थोड़ी कम रखनी चाहिए, दूसरे लोगों से कम रखनी चाहिए। अस्थमा के लिए आप
गरम अशिया लें। गरम अशिया में वो मैं नुस्खा बताता हूँ आपको। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें पाउडर बना लें। 30 ग्राम इसमें पीपले मिला लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया करें। या माजून आर केयर इसमें आती है, लेकिन काफ़ी दिन तक खानी पड़ती है। तो ये गरम मिजाज है। और एक किडनी है तो कोई भी दवा लें तो डॉक्टर को ये इल्म होना चाहिए, जैसे आपने मुझे बता दिया, ताकि वो आपके मुताबिक दवा दें। एक किडनी हमेशा सलामत रहे और तो उसके लिए 1 चुटकी नमक, जैतून, 2 गिलास पानी मिलाएं और 1 चम्मच अलसी जो हल्की सी भुनी हुई हो वो 1 दिन में ले लिया करें। ये आपको किडनी, लीवर, एसिडिटी, कब्ज़ और अस्थमे का बड़ा ख्याल रखती है। आप अपना खूब ख्याल रखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। रेहाना साहिबा, रेहाना पठान साहिबा पुणे से हैं फ़ोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। जी रेहाना साहिबा, बताएं क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैंने जैतून का सिरका मंगाई है जी। और गोंद मोरिंगा मंगाई है। जी, बात तो जारी मुझे, रखिए। हाँ, तो मुझे वो पेट मेरा ऐसा फूला फूला लग रहा और भूख नहीं लग रही और मुझे कब्ज की शिकायत हो रही है। जी। अच्छा, बाथरूम मुझे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ऐसी हो रही। किस मर्ज के लिए ले रहे हैं आप? किस मर्ज के लिए ले रहे हैं ये चीज़ें? आपके यहाँ कॉल किया था हाकिम साहब, उन्होंने बताया था मेरा पेट, लीवर बड़ा है, मेरा पेट फूला फूला रहता है, एसिडिटी है, गैस की शिकायत है, ठीक। खट्टी डकारें आती है, मुंह में पानी आता है। अभी कुछ शिफाका हुआ? कितने दिन से ले रहे हैं? अभी 8-10 दिन हो गए हाकिम साहब। कुछ बेहतरी हुई? थोड़ा डकारे तो कम हो गई, लेकिन पेट का मेरा फूला फूला ही लग रहा है। ठीक। अच्छा देखिए, थोड़ा सा सब्र करें। अभी 8 ही दिन हुए हैं, टकारें कम हुई हैं तो हाजमा दुरुस्त होना चाहिए, वरम जाना चाहिए आपके पेट का, और लीवर अच्छा होना चाहिए। लीवर जब तक मुतासिर रहेगा आपको परेशानी रहेगी। तो ये जो फ़ायदा हो रहा है ये लीवर में ही फ़ायदा हो रहा है। फिर औराम जाएंगे, लीवर का वरम जाएगा। और 1 चम्मच धनिया के साथ लिया करिए इसे, और गोंद मोरिंगा सिर्फ 2 चुटकी ही लिया करें रोज़ाना 1 बार। इंशाल्लाह 1 से ज़्यादा महीना इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आपके कॉल्स का भी इस्तकबाल और खैर मक़दम है, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को ले चलते हैं अगले पड़ाव की जानिब। हकीम साहब, ताहिरा साहबा ने जो सवालात, अपने मसाइल जो बयान किए, उनमें एक शायद उन्होंने ये बात ये भी कही थी कि चर्बी की तहें या चर्बी की गांठें हैं जब, या फैट डिपोजिशन हो गया है जिस्म में, तो उसको कैसे, उस मसले का क्या हल है? देखिए, एक तो वो आता है ज़ीरे का सिरका, वो फ़ायदा तो बहुत करता है, लेकिन ये ना हो कि आप चर्बी और ज़्यादा खाने लगें। मतलब सब दवाओं की एक अपनी औकात है। हम अगर चर्बी कम करने के लिए और चर्बी तहलील करने के लिए अद्वियात ले रहे हैं तो एनिमल फैट से बचें। अच्छा, लोग ये समझते हैं एनिमल फैट सिर्फ गोश्त में है। एनिमल फैट इसमें भी है, घी में भी है, दूध में भी है, मक्खन में भी है। तो याद रखें, जो अज्जा गोश्त में है वही सब इसमें भी है। तो अगर फैट कम करना है तो इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। वेजिटेबल ऑयल खाएं और ये ज़ीरे का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हकीम साहब, एक बहुत अच्छा मुतबादिल है वो लोग जो शाकाहारी हैं उनके लिए सोयाबीन। इसमें कहते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं, प्रोटीन भी हैं, दूसरे जो
मिनरल्स भी होते हैं, जाहिर सी बात है और चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लेकिन ये इतना बेहतरीन है कि इसमें फ़ैट नहीं होता। क्या ये बात, अगर हम ना खाना चाहें वो चीज़ें, यानी एनिमल फैट से को अवॉइड करना चाहें, तो सोयाबीन का इस्तेमाल कैसा रहता है? चाहे वो उसके चंक्स ले लें, चाहे उसके ग्रैनुअल्स ले लें, या उसको बीजों की शक्ल में इस्तेमाल करें सोयाबीन को ओरिजिनल फॉर्म में? हाँ देखिए, अच्छी चीज़ है और वेजिटेबल में है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ ऑयली है तो वो आपका फैट बढ़ाएगी। जैसे आप बादाम का तेल इस्तेमाल करें तो आपका फैट कम होता है। अच्छा, अगर आप अखरोट इस्तेमाल करें, सब ऑयली चीज़ें हैं, बिल्कुल, तो उससे भी आपका फैट कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें अज्जा क्या है और वो किस तरह फ़ायदा करते हैं। फिर ये सब चीज़ें तो सबके लिए हैं, लेकिन हमारा जिस्म उस तरह से काम करता है कि नहीं करता है। यानी जो भी चीज़, दूध आपने पिया और मैंने पिया, अब आपको फ़ायदा करता है, मुझे फ़ायदा नहीं करता। तो हमारी मशीनरी अच्छी है कि नहीं, हमारा हाजमा अच्छा है कि नहीं। आप कोई दूध पीता है तो दुबला होता है, क्योंकि उसको दुबला होने वाला थायराइड है। एक आदमी दूध पीता है तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। तो पहले मशीनरी अच्छी करें, और यूनानी मशीनरी और हाजमा अच्छा करने पर अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। हकीम साहब, चर्बी का जहाँ तक सवाल है, इसमें हमारी अपनी सुस्ती काहली या हमारे हरकत व सकनात का, हमारे अफ़आल व अमाल का बहुत बड़ा हाथ है। हम ये देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जो बहुत खाते हैं, खूब खाते हैं, लेकिन उन पे मोटापा दूर दूर तक उनके आसपास भी नहीं फटकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बराए नाम खाते हैं लेकिन फिर भी वो हेल्दी दिखते हैं। तो इसमें जिस्म के जो आपने साख्त बताई, उसके साथ साथ खुद हमारा कितना दोष है? हाँ देखिए, मशक्क़त तो होनी चाहिए, सबकी अलग अलग मशक्क़त है। हम लोगों का काम है बैठना, कई घंटे आप भी प्रोग्राम करती हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये अगर ये काफ़ी होता तो फिर मैं लोगों से कहता कि आप पैदल ना चलें। तो पैदल चलने से हमारे जिस्म का सिस्टम है, वो उसमें चर्बी जलती है, डायबिटीज़ जलती है। पैदल चलना एक बहुत बड़ा वो है, यानी एक्सरसाइज। अब जैसे मुझ जैसा बुढ़ा आदमी तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं सकता, तो पैदल चलना चाहिए। अक्सर लोग देखते हैं कि वो उल्टे सीधे योगा या वो करते तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर पार्कों में लोग करते हैं, मतलब एक माहिर आदमी आपको करके दिखा रहा है तो आप वो नहीं कर सकते। और ज़्यादा उम्र में कोई भी भारी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और पैदल चलें जितना भी चलें। जिनको भी उम्र 45-50 साल है तो पैदल चलें। और अगर चर्बी तहलील करनी है तो मैं अक्सर आपको देखा होगा, मैं कहता हूँ गर्म पानी पियो। एक गिलास गरम पानी कभी आप पी के देखें, या पिया होगा आपने, कभी पी के देखना। गरम जैसे चाय होती ना, ऐसा पानी। हाँ, अब यकीन करें, ऐसा लगेगा कि आप एक घंटा पैदल चल के आते हैं ना, तो जितने पसीने आपको आते हैं वो एक गिलास पानी पीकर आ जाते हैं। कभी आप देखना, कल करके बताती हूँ हकीम साहब। ये निहार में? हाँ नहीं, कभी भी निहार में ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं तो बिल्कुल चली नहीं और पूरा पसीने में भीग गई। ये पसीना आना एक बहुत अच्छा अमल है, जिसमें डायबिटीज़ भी कम होती है, चर्बी भी तहलील होती है, हाजमा दुरुस्त होता है, और इससे सरमाया अनफास मजबूत होता है। क्या बात है हकीम साहब, आपके अल्फाज आबिज़र से लिखे जाने के लायक हैं। कादिर खान साहब से बात कर रहे हैं। जी कादिर साहब, बताएं क्या सवाल है आपका? हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर है आप, इस्तकबाल है। मैं काला नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे 10% फायदा हुआ। और मेरी बेटी का सवाल है, वो थोड़ी मोटी सी है, वो दुबले होने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। आप काला नमक नहीं, नमक जैतून कर रहे होंगे इस्तेमाल। मैं वही बोलने वाली थी हकीम साहब। वो आप गलती से कह गए शायद। तो यही नमक जैतून एक चुटकी, बस एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिला दें,
और आपके किचन में जो खाने का सोडा होता है वो मिला दें 2 गिलास पानी में, बस 1-1 चुटकी दोनों चीज़ें। बच्ची को 1 बार या 2 बार पिला दिया करें पूरे दिन में, 1 बार से ही शुरू करें और थोड़ी डाइट कंट्रोल कराएं। और 1 घंटा पैदल चलने का भी इल्तमास करता हूँ और 5 बार गर्म पानी पीने का भी इल्तमास करता हूँ। अब देखें बच्ची जितनी चाहे उतनी दुबली पतली हो सकती है, उतना वज़न कम कर सकती है। ये एक अच्छा नुस्खा है जो बहुत मकबूल है। इंसान के विल पावर का मजबूत होना कितना ज़रूरी है हकीम साहब? देखिए, क़ुव्वत इरादा, विल पावर ये आदमी की शख्सियत की अक्कासी करता है। और बस ठान ले तो फिर ठान ले। और जिन लोगों में कुछ उसूल नहीं होते, ये उसूलों की बात है, तो उसूल तय कर ले। और बहुत मामूली उसूल कभी बहुत फ़ायदा करते हैं। जैसे मैंने एक उसूल है कि मैं किसी भी हाल में सुबह को 5 बजे उठ जाता हूँ। और कभी अगर बीमार ना हूँ तो बीमारी भी बहुत कम रहती है मुझे। उससे इस कदर फ़ायदे होते हैं कि सुबह ही सुबह सब काम निमट जाते हैं, लगता है कि हम जी रहे हैं। वरना मैं देखता हूँ कि लोग 10-12 बजे तो उठते हैं, यानी 10-12 बजे उठेंगे तो दिन का क्या पता चलेगा। और फिर वो सोते लेट है। तो जल्दी उठना कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी सोना मुश्किल है। तो उसूल बना लें जो आराम आपको अल्लाह के इस निज़ाम में मिलेगा कि इशा पढ़ के सो जाना, फजर से पहले उठ जाना। इसमें पूरी ज़िंदगी आपकी इस कदर महफूज, इतनी सेहतमंद, उस अल्लाह के निज़ाम में जीना सीखें। मैं देखता हूँ हमारी कौम देर तक जागती है और जब ज़्यादा जागने वालों को जब अल्लाह पुकारता है उस वक्त उसको बहुत गहरी नींद आती है। तो उसूल बनाए, बहुत कामयाब रहेंगे। कामयाब लोगों के उसूल होते हैं हकीम साहब, आपने सही फरमाया। चंद उसूल हों लेकिन उन पर मजबूती से इंसान अमल पैरा हो। कभी इंशाल्लाह आपके उसूल भी जानेंगे। हम महमूद साहब से मुखातिब है, ये भी हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर है। आइए बात करते हैं। जी महमूद साहब बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। वालेकुम सलाम। मेरा हकीम साहब से सवाल है। हकीम साहब, आजकल तकरीबन लोगों को जनाना या मर्दाना में दोनों में एक तो स्टोन आ जा रहा है। तो स्टोन कुछ कम एमएम के हो रहे हैं, कुछ ज्यादा के हो रहे हैं, तो इसका हल क्या है सर? या ब्लैडर निकाल देना या कुछ उसको एग्जिट करना, तो कुछ तरीका है क्या उसका? बस यही सवाल है सर। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा वजह इसकी मिलावटी खाने, बाज़ार के खाने और बाज़ार के पिसे हुए मसाले हैं। और 2 ही जगह पत्थर होता है, एक गैल ब्लैडर में, एक इसमें किडनीज में। किडनी के कितने भी बड़े पत्थर तोड़कर पाउडर बनाकर रेज़ा करके निकाले जा सकते हैं, लेकिन गैल ब्लैडर का क्योंकि सुराख बहुत बड़ा नहीं होता और ऐसे लोग जिनके भी पथरी है 2-3 mm का पत्थर हो तो निकाला जा सकता है, वरना फिर उसका रिमूव कराना बेहतर है। तो इन दोनों के नुस्खे ज़्यादा अलग अलग हैं। एक तो देखिए, घर में खाना बने तो घर का खाना जब भी कहलाएगा जब आपके घर में खुद मसाला कोई पाउडर बना ले मसालों का। पिसे पिसाए मसालों से में वो नहीं होता कि वो पथरी को बनने ना दे। और ये जो मामूली सी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, जो लौंग है, इलायची है और लहसुन है और दूसरी चीज़ें हैं, ये चर्बी को काटती है। जब हमारे पित्ते में इतनी
चर्बी रक्स करती है कि वो संभाल नहीं पाता। और हमारे पित्ते में एक एसिड होता है जो चर्बी आती है उसे जला के निकाल देता है, लेकिन कभी हम इतनी चर्बी खाते हैं कि हमारा पित्ता ही चर्बी से भर जाता है और वो लिक्विड ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पित्ता में चर्बी रुक जाती है जो पथरी बन जाती है। उसको निकालना अगर बड़ी पथरी हो तो नामुमकिन है, उसके लिए अब ये सब हो रहा है। तो चर्बी का, एनिमल फैट का कम से कम प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, और गैल ब्लैडर की पथरी निकाली जा सकती कितनी भी बड़ी हो। इलाज अलग अलग हैं। एक इलाज ये है कि अगर गैल ब्लैडर में अगर छोटी सी पथरी है, चाहे कितनी भी हो छोटी छोटी, तो वो निकल सकती है। तो उसके लिए जैतून का सिरका 3 चम्मच और 3 चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास पानी में मिलाकर इसे पी लिया जाए। 3 से 5 दिन तक ये इस्तेमाल किया जाए तो छोटी पथरियाँ निकल सकती हैं हमारे गैल ब्लैडर से। और पानी फिर 1 गिलास और पी लें बाद में। ये 3 से 5 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किडनीज में कितनी भी बड़ी पथरियाँ हो उनको निकालना आसान है, उसका नुस्खा अलग है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आपके कॉल्स का भी इस्तकबाल और खैर मक़दम है, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को ले चलते हैं अगले पड़ाव की जानिब। सुधा जी एक बार फिर हमारे राब्ते में हैं। जी फरमाइए सुधा जी, क्या कहना चाह रही हैं? बेटी एक सवाल था, मेरा रह गया था। हाँ बेटा, एक मेरा सवाल है हकीम साहब जी से कि मैंने रीठे का पाउडर भी मंगा लिया है और रीठे भी मंगा लिए। मंगाए तो रीठे थे, पाउडर भी ले आया बेटा, रीठे भी ले आया। तो अब ये बताइए कि कौन सा ठीक रहेगा, पाउडर का ही शैम्पू बना लूं या रीठे का तोड़ करके उसका ही शैम्पू बनाऊं, और कैसे बनाना है आप ये भी बताइएगा। अच्छा देखिए, रीठा जो है वो यूनानी का ओरिजिनल शैम्पू है। और हमने खुद देखा कि किसी के हाथ काले हों या किसी का बर्तन ख़राब हो, जैसे कोई प्लास्टिक की कैन हो अंदर काली हो रही हो, किसी सूरत नहीं होती थी, तो हम उसमें रीठे का पाउडर डाल के और पानी भर के ऐसे हिलाते थे, थोड़ा रख देते थे और फिर धोते थे तो सारी साफ़ हो जाती थी। ये इसमें ओरिजिनल झाग होते हैं। आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है तो रीठा, शिकाकाई, आंवला, और ये रीठा तो आपने हम मदन लें, इनका पाउडर हो और 1-2 मुट्ठी भर के एक ऐसे बर्तन में जो लोहे का हो, कच्चे लोहे का, जैसे तवा होता है ना, कच्चे लोहे का तवा जी, जो गांवों में तो कच्चे लोहे का इस्तेमाल, उसमें भिगो दें। तो ये उसमें डालने के बाद अगर भिगो देंगे आप तो ये काला हो जाता है, कुदरती काला हो जाता है। और वो काला रंग जब आप सर में लगाते हैं तो ओरिजिनल काला रंग आता है सर पे, बालों में ओरिजिनल काला रंग। इसमें कुछ लोग मेहंदी भी डाल लेते हैं इसमें ज़रूरत की, लेकिन मेहंदी में भी वो आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला देते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि मेहंदी, ओरिजिनल मेहंदी कभी भी हमारी स्किन पर नहीं रचती। ऐसी स्किन जैसे पेशानी, हाँ, या यहाँ पर कभी नहीं रचती, हाथों पे रचती है, हाथों पे रचती है। हाँ, ये जो लगाते हैं ये नकली मेहंदी होती है, तो ये हर जगह रचती है। वरना मैंने इस्तेमाल की है ओरिजिनल मेहंदी, सर में लगा लो और यहाँ भी लग जाएगी तो यहाँ उसका रंग नहीं आएगा। ओरिजिनल उसे कहते हैं जब पत्ते की आप हाँ खुद पीसें, और उसमें इतनी खुशबू होती है, हफ्तों रहती है कि जिधर को निकल जाओ उसको खुशबू महसूस होती है। जिस गली से आप निकलो उसके गुजरने वालों को हमारी बालों की मेहंदी की खुशबू आती है। अब तो कुछ ओरिजिनल रहा नहीं। और सुधा जी, आपका घर बड़ा हो तो मेहंदी का पेड़ लगा लें, उसे सूत कर कभी लगा के देखें, वो अजीब ही चीज़ है। अब तो सब नकली चल रहा है। और
बिल्कुल, वो ज़माने कहाँ गए हकीम साहब। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। अब तो ना वो पत्थर है ना घर में। पहले हर घर में आप ये देखें, कस्बों की बात कर रहे हैं, छोटे गांव की बात कर रहे हैं, आंगन में कुछ चीज़ों के पेड़ हुआ करते थे, छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे, उनमें मेहंदी की जो है एक बाड़ ज़रूर होती थी, ये पौधा होता था। लड़कियां जो है कुछ ख़ास मखसूस त्योहारों पर उन पत्तियों को तोड़ते थे और उसके बाद उनको पत्थर पे पीसा जाता था सिल पर, और उसके बाद सादा सी मेहंदी होती थी, लेकिन क्या रंग होता था, क्या खुशबू होती थी और क्या जज्बात होते थे उस मेहंदी के साथ। नहीं, वो ये जब तक रेडीमेड नहीं आया था ना सब कुछ, दरअसल गलती हमारी है, हम आसानियाँ तलब हैं। फिर हमारे रहने सहने का शहरों में आशियाने पे आशियाना, आशियाने पे आशियाना। नहीं तो गाँव में तो ऐसा तस्वुर भी नहीं करते कि घर में आंगन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं। तो हमारे तो घर ऐसे हैं जो हवेली कहलाती है। तो मैं तो आपको पता है हर महीने गांव जाता हूँ 6-7 दिन को, कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो शायद मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। मैं वहाँ जाके जैसे मोबाइल चार्ज होता है ना, तो मैं चार्ज होता हूँ, और वो आंगन और वो हैंडपम्प आज तक है, सारी जदीद चीज़ें हैं, लेकिन वो मैंने आज तक रखा हुआ है। घर में पौधे हैं, बड़ा घर है, तो अंजीर भी आता है। मैं गया तो मेरे भाई ने सबसे पहले मुझे 2 अंजीर ला के दिए ताज़ा तोड़ के। फिर फैक्ट्री भी है एक वहाँ पर, और वो उस पर फसल आई है नींबू के। नींबू इतना बड़ा है, आप यकीन करें कि मैं 6-7 नींबू लेके आया और मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। तो इतने बड़े थे कि मेरा बड़ा बेटा आया, उसने उठा के सबसे पहले उसमें मुंह मारा, संतरा समझ के या मौसमी समझ के। अरे मैंने कहा क्या कर रहा है, तो नींबू तो इतने बड़े। तो ये वहाँ ऑर्गेनिक, उसमें खाद नहीं डालते। आड़ू का पेड़ घर में है तो अनार का पेड़ घर में है, ये शान है। वहाँ मकान थोड़ा कम बनाते हैं, लेकिन आंगन थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखते हैं। कभी आप आए मेरे गांव तो आपको बड़ा मसरत होगी इंशाअल्लाह। हकीम साहब, वाकई इन आंगनों की क्या बात है। इसी आंगन पे तो एक नावल भी लिख दिया था खदीजा मस्तूर साहिबा ने। एक कॉलर है और हमारे साथ महमूद साहब फोन लाइन पर एक बार फिर राब्ते में। जी महमूद भाई, कुछ रह गया है, मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं? महमूद साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। जी फरमाइए। सर, अभी मैं कुछ देर पहले आपसे सवाल किया था लेटर के ताल्लुक से, उसका तो जवाब मिल गया, शुक्रिया। हाँ। और एक सवाल है सर, हमारे एरिया है सर, वो थायराइड की शिकायत है। थायराइड की गोली चल रही है, लेकिन बाला जाने की शिकायत बहुत है सर, सर के बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ। इसका कोई इलाज? थायराइड की भी है बाल। ठीक, बहुत बहुत अच्छा इलाज है। जी। और थायराइड को कंट्रोल किए बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। आप अपनी थायराइड की गोली छोड़ना नहीं, लेकिन एक बड़ा अच्छा नुस्खा है। और मैंने तो जिसको भी बताया उसका फीडबैक यही आया कि अल्लाह ने फ़ायदा दे दिया। आप भी कोशिश कर लें। धनिया 300 ग्राम, धनिया का दाना 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और इस एक अलग से ले लें नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिलाएं। ये पाउडर सुबह खाएं, जब आप गोली खाएं ना उसके बाद खा लें या पहले खा लें। ये 3 चीज़ों का पाउडर और ये पानी पी लें, बस 1 बार या 2 बार। अपनी दवाई खाते रहें। और जैसे जैसे आपको हर 2 महीने में फिर थायराइड टेस्ट कराना, जैसे जैसे कम होता जाए आप थायराइड की गोली कम करवाते जाएं अपने डॉक्टर के मशवरे से। ये बेहतरीन इलाज है, अगर आप इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, किसी को थायराइड है, पहचान क्या है, अलामत क्या है? एक तो इसका टेस्ट है। हाँ वो तो है। कोई काहिल इंसान ना करवाए, ये सोचे कि मुझे नहीं है लेकिन उसे है, फिर क्या करें? अच्छा देखिए, थायराइड का पहचान है। जैसे कभी आप मुझे ये देख लें मैं थोड़ा सा मोटा हो रहा हूँ, कभी ये देखें पतला हो रहा हूँ, ये होता रहता है। पहले आप मुझे इतने दिन में मिली हैं तो मुझे थोड़ी स्लिम लग रही हैं,
बहुत दिन में देखने वाला बता सकता है, रोज़ाना मिलने वाला नहीं। तो कभी आप थोड़ी मोटी लगेंगे तो मैं कहूँगा आप थोड़ी हेल्दी हो रही है। तो अगर वज़न कम और ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए थायराइड नहीं है। अच्छा। अगर वज़न बढ़ता ही जा रहा है या कम ही होता जा रहा है तो समझ लीजिए शक है कि थायराइड है। टेस्ट जो है वो एक सनद है, वरना अंदाज से मैं बताऊं तो वो लोग मानते नहीं। दरअसल टेस्ट की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया, वरना हुक्मा तो ऐसे एक नज़र में ही पता चल जाता था। कारूरा हकीम साहब, कितना खूबसूरत ये लफ्ज़ है और कितना मुस्तामिल नहीं रहा। हाँ, देखिए कारूर ऐसे समझते थे, यानी आदमी के यूरियन से भी समझ में आता है। चेहरा बहुत बड़ी किताब है, उस पर सारे मर्ज लिखे रहते। मैं तो अभी प्रैक्टिस नहीं करता, मैं प्रैक्टिस करता था तो आदमी आया अपनी बीवी को लेकर और उसके पास इतना बड़ा लिफाफा। अब इतना बड़ा लिफाफा आ रहा है तो जाहिर है उसमें MRI होगा, और फिर बीवी थोड़ी लंगड़ा भी रही तो समझ में आ गया कमर में। अब वो दसियों हज़ार की रिपोर्टें करा रखी है और ये सब ये देख लो। मैंने कहा भाई मैं इसे नहीं देखता। फिर मैंने उनकी भी कहा कि देखो इनके कमर में नसें दबी हुई हैं, टांगों में दर्द आता है। और अब वो कह रहा कि अरे अभी तो आपने रिपोर्ट नहीं देखी, ये कैसे? तो काफ़ी कुछ चेहरे में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, कुछ तजर्बे में होता है। अब वो इतना हैरत में, वो फिर उसकी बीवी ठीक हो गई जो 10-12 साल से परेशान थी। और उसने इतना हंगामा कर दिया कि यार मैंने 50,000 का टेस्ट करा के ले गया। पहले तो उसको बहुत बुरा लगा पहले दिन तो, लेकिन जब दोबारा आया तो बड़ा खुश था कि आपने उसको रिपोर्ट को हाथ भी नहीं लगाया और मेरी बीवी भी ठीक हो गई और मेरे तो 50,000 रुपये उसमें ही चले गए। तो हमारे पैसे ज़्यादा इलाज में नहीं, टेस्ट में जाते। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी का कोई टेस्ट नहीं कराया। अल्लाह ने तजर्बा दिया। मैं कहता हूँ भाई तू चाहे तो करा ले। मतलब ये मैंने कभी, अगर मैं जब प्रैक्टिस में था तो 500 लोग आते थे मेरे पास एक दिन में, और भी थक जाता था, कुछ वापस भी चले जाते थे। और वो भी सुबह के 12 बजे तक, दोपहर के हम लोग मरीज़ को वो ले लेते, तकर्रुर कर लेते, उसके बाद आया तो नहीं लेते, तब 500 हो जाते थे। तो मैं चाहता तो करोड़ों रुपए वो अगर हम टेस्ट लिख के देते हैं तो दलाली मिलती है, जब कमीशन कह लो, कुछ भी कह लो। अल्लाह का एहसान, मैंने आज तक कोई कमीशन, कोई दलाली नहीं खाई। नहीं तो करोड़ों रुपए महीना मेरे को उसका आ सकता था, लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, आपके कॉल्स का भी इस्तकबाल और खैर मक़दम है, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को ले चलते हैं अगले पड़ाव की जानिब। रेशमा है हमारे साथ हैदराबाद से। आज हमारे मैक्सिमम कॉलर्स जो हैं वो हैदराबाद से हैं। रेशमा साहिबा जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? बहुत खुजाना आ रहा है और बालान भी झड़ रहे हैं। खुजली आ रही है जी। हाँ रेशमा साहब, अपनी उम्र बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 30 साल है। खुजली है, बाल भी झड़ रहे हैं। अच्छा बेटा देखो, अलसी खरीदो
अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं। और इसको हल्का सा भून लो, 200-300 ग्राम ले लो और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना लो। अब एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 1 गिलास या 2 गिलास पानी में डालो और 1 चम्मच अलसी खा लो। बस रोज़ाना ये एक खुराक ले लिया करिए, आपकी ये सारी परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, कर्नाटक से यास्मीन साहबा, बताएं यास्मीन क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हकीम साहब, बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लगता आपका। जब भी कॉल करें बिजी बताता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। आज 3 साल बाद कॉल लगा है, बहुत खुशी हो रही है। हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भैया को है ना यूरिक एसिड है हकीम साहब, कुछ नुस्खा बताएं। कितनी उम्र है उनकी? 55 साल है हकीम साहब। ठीक है। और मेरा लड़का 11 साल का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही ना हकीम साहब, कुछ नुस्खा बताइए। जरूर जरूर। पहले भाई का सवाल। और देखिए, किसी को भी अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो एक बहुत अच्छा, दुनिया का अच्छा नुस्खा है ये। अलसी ले लें। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं। ये खटमल नुमा तिलहन में से है, जैसे तिल होते हैं ना उससे थोड़ी बड़ी होती है। ये खटमल के हमरंग, इसे फ्लैक्सीड इंग्लिश में कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर अलसी कहते हैं। अलसी आप सर्च कर लें और इसको 200-300 ग्राम खरीद लें। अलसी को हल्का सा भूनें, पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना है। 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून या तो अलसी में मिला के खा लें या 1 गिलास पानी में मिला के ये पी लिया करें, बस काफ़ी है। इंशाअल्लाह उनकी यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा उनको एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, खुजली और बहुत सारे रोग, मुहासे किसी को हो तो ये खाएं तो इन सब अमराज में ये अच्छा काम करता है। इसमें मतलब तकरीबन 10 अमराज में ये फ़ायदा करता है। दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। और जो हाइट नहीं बढ़ रही बच्चे की, तो सही उम्र में आपने फ़ोन किया है, कम उम्र में ही फ़ोन करना चाहिए। गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, याद रखें, लाल या पीला ना लें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें। 1 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर पानी के साथ या नारियल पानी के साथ बच्चे को 24 घंटे में एक खुराक दें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, शमशाद साहबा राजस्थान से हैं हमारे साथ। जी बताइए क्या सवाल है आपका शमशाद साहबा? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। ये कोटा से शमशाद बोल रही हूँ। ये है ना, बहुत सारे लेडीजों के गोले ज्यादा जाते हैं, इस गोला क्या मर्ज है? क्या कह रहे हैं आप? सवाल दोहराइए जरा। गोला जाता है लेडीजों के, ये क्या मर्ज है? मेरे पास भी सारे मतराने के आते हैं। कुछ कैफियत बताइए, इसमें क्या होता है? उसमें किसको उल्टी जैसा होता है, किसी को मतलब पेट में दर्द होता है, उपारी आती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बदहजमी की का गोला, गैस का गोला। हाँ, बड़ा समझना पड़ता है आप लोगों की ज़बान, हर इलाके की मकामी ज़ुबान होती है। जी तो देखिए, अच्छा इलाज है, निज़ाम अपना पेट का अच्छा कर ले। वो सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बना लें 100 ग्राम लेकर, ये घर में रहना चाहिए। और एक आता है नमक जैतून, ये अलहदा से आप ख़रीद के रखें। ये जो आपने सफ़ूफ बनाया 6 चीज़ों का, 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के आप दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया करें। तो ये गैस का गोला और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, बहुत सारे रोगों में ये काम करता है। पेट के निज़ाम को दुरुस्त करता है, लीवर के सिस्टम को अच्छा करता है
और आराम को, यानी जो वर्म हो जाते हैं उनमें भी फ़ायदेमंद है। जी, कर्नाटक से गुलजार साहब बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम। हाँ, हकीम साहब का सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, हकीम साहब, मुझे क्या है 55 साल उम्र है। पेट मेरा मोटापा बोले तो ऐसा, वेट तो थोड़ा ज्यादा है और पेट भी फूला फूला हुआ है, मतलब हाथ पैर बराबर है। हाँ, पेट का क्या है वो, ठीक, पेट बहुत बड़ा दिखता है मेरा। ठीक, और वो पेट उसका कम करना है, वजन पेट का, और ये घुटनों में दर्द है। ठीक, 55 ईयर्स उम्र है मेरी। ठीक है, वजन भी बता दें मेरी कितना। और एक बच्ची का बाल बहुत झड़ रहे हैं जी, उसकी 24 साल उम्र है, और उसको माहवारी जब आती है ना 3 रोज बहुत पेट दुखता है। इसका जरा इलाज बताइए। ठीक है। अच्छा देखिए, वज़न कम करने के लिए डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। मेरा भी कभी वज़न बढ़ता है तो मैं डाइट कंट्रोल से ही पूरा वज़न अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले आता हूँ, और वो डाइट में लेता हूँ। सुबह 1 कटोरी दाल खा ली, दोपहर को 1 फल खा लिया, शाम को खाना खाता हूँ, वो अपनी खुराक से निस्फ यानी आधा। इससे भी वज़न कंट्रोल होता है, और ख़ास तौर पर पेट कंट्रोल होता है, वेट कंट्रोल होता है। और 1 घंटा पैदल चलना ज़रूरी है। बार बार गर्म पानी, खूब गर्म पानी पीना ज़रूरी है, इससे खूब वज़न कम होता है। मैं अपना करता हूँ। और कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये ज़ीरे का सिरका 2-2 चम्मच 3 बार लें, और डाइट कंट्रोल फिर भी करें। 1 घंटा पैदल चलें, गर्म पानी बार बार पिए, तो ये सीधा पेट को फ़ायदा करता है, और एसिडिटी, कब्ज़ में भी फ़ायदा करता है, चर्बी को तहलील करता है। ये आप ले सकते हैं ज़ीरे का सिरका, या फिर जिनको ये नहीं चलता, किसी किसी को सिरके नहीं चलते, तो उन्हें चाहिए कि 1 चुटकी नमक ज़ैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, बच्ची से मुताल्लिक़ जो सवाल है उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार है। क्यों साहब, शाहिद साहब बिहार से हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। जी शाहिद भाई बताएं क्या सवाल है आपका। जी, मेरे पापा नशा बहुत ज्यादा करते हैं, शराब पीते हैं। ठीक है, नशे की आदत है हकीम साहब, कैसे दूर? और देखिए, हौसला करें, हवाला दें जिससे मोहब्बत करते हो उसका, नहीं तो वो किसी से मोहब्बत ही नहीं करते। अल्लाह का हवाला दें, अपना हवाला दें, उनके औलाद का, जिससे वो मोहब्बत करते हो। और देखिए, जब तक गैरत है, जब तक उनकी शराब छूटने की उम्मीद है। अगर बेगैरत हो गए तो फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। बस फिर एक ही नुस्खा है, 1 चुटकी फिटकरी उनकी बोतल में मिला दें खामोशी से, जब भी पिएंगे उन्हें उल्टियाँ हुआ करेंगे, हो सकता है इससे तंग आकर वो शराब छोड़ दें। बिल्कुल हकीम साहब, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। वो अहम सवाल बच्ची का जो 24 साल उम्र है, और महामारी के दौरान 3 दिन बहुत तकलीफ़ में गुजरते हैं, उसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, और ये पिला दिया करें रोज़ाना 1 बार रात को सोते वक्त। बच्ची की तकलीफ़ कम हो सकती है, ज़रूरत के मुताबिक आ सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी, रेहाना साहबा फरमाएं क्या सवाल है आपका। जी रेहाना साहबा फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं। टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए, सवाल बताइए अपना। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहना है मैडम कि ये मेरी सास है, उनको 1 महीना से सीधे हाथ सीधे पाँव में फालिश आ गए, तो हॉस्पिटल में मतलब इलाज हो रहा है, दवा चल रहा है, मतलब कैसे आपके पास कोई उपाय है? और ठीक है जी, हाँ, डॉक्टर का इलाज करते रहें, और
एक्सरसाइज भी करें, ये हाथ चलाया करें, जो हाथ नहीं चलता, जो पैर नहीं चलता वो पैर भी चलाया करें, यानी फिजियोथेरेपी ज़रूर करें। और कलौंजी का सिरका 2-3 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 दफ़ा पिला दिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इस तरह की बीमारियों में, फालिज हो या कोई और लकवा हो? और देखिए पूरा जाल है नसों का और पट्टों का हमारे जिस्म में, और ये उसूल है कि अगर हमारा जिस्म किसी जगह पर ऐसे 72 घंटे पड़ा रहे, जिस्म का जो भी हिस्सा ज़मीन से टकराया हुआ है, पलंग से टकराया है, ऐसे लेटे हैं हम, तो वो जगह नासूर बन जाती है, वहाँ ज़ख़म हो जाते हैं। फिर नासूर उसको कहते हैं जो ज़ख़म कभी ठीक नहीं होते। तो समझ लीजिए फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा रोल होगा कि 72 घंटे में आदमी गलने लगता है, चाहे वो ज़िंदा हो। ज़िंदा आदमी 72 घंटे में गलने लगेगा अगर वो एक ही साल लेटा रहे, ये उसूल है। तो यहाँ तो फालिज हो गया, घर वालों को पता नहीं है कि करवट दिलानी ज़रूरी है, अलट पलट करना ज़रूरी है। अक्सर लोगों को नासूर हो जाता है, पता नहीं होता। तो इतनी ज़रूरी है कि 72 घंटे, अब ये तो पता नहीं कब तक के लिए हो गया, अब इसको चलाते रहो तो खून चलेगा, इसमें खून चलता रहेगा तो ज़ख़म नहीं होता। तो जो थम गए तो फिर खून की गर्दिश थमी, जिंदगी गर्दिश, थम जाती हाँ, है। जिंदगी जो है गर्दिश का ही नाम है, खून की गर्दिश का। तो फिजियोथेरेपी का आधा रोल तो है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त नाजरीन की खातिर आप निकालते हैं हर रोज़, न जाने कितने लोगों से और किस किस रूप में दुआएं लेते हैं। ज़ख़ीरा आखरत भी है, तोशा आखरत भी है, और दुनिया में आपके लिए मोहब्बतों का एक लाजवाल ख़जाना भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए आप